नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज की इस राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और युवा, बल्कि मुझे लगता है सबसे कम आयु के इस समय जो है पत्रकार अनुपम सिंह जी। तो वरिष्ठता और युवा शक्ति का एक अद्भुत संगम लेके हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। आरंभ करेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, मैंने सुना अखिलेश जी भी कांवड़ यात्रा चला रहे हैं। देखिए, योगी जी के 8 साल के का कार्यकाल पूरा हो गया, 9वां साल चल रहा है। और अखिलेश जी चाहे जो भी गिमिक और एंटिक कर लें, कि वही सबसे बड़े चैलेंजर बीजेपी को हैं। सत्य तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एग्रेसिव जो राष्ट्रवादी राजनीति है, उससे समाजवादी पार्टी की लाइन और लेंथ बिगड़ गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया। जनवरी 2023 में उन्होंने अपने एमएलसी स्वयं प्रसाद मौर्य को लगाया कि तुम रामचरितमानस के ऊपर विवाद खड़ा करो। वही जो एक जो लाइन है, शूद्र गवार ढोर पशु नारी, उसके ऊपर स्वयं प्रसाद मौर्य, जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे 2012 तक, फिर वो बाद में 2017 तक, फिर वो बीजेपी में आ गए थे, 5 साल मंत्री रहे। लेकिन 2022 के चुनाव के पहले वो पार्टी छोड़ गए और वो समाजवादी पार्टी में एमएलसी हो गए। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी जनता पार्टी। तो खैर उन्होंने रामायण के पन्ने वन्ने जलाए, उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लोग एनएसए लगा। फिर उन्होंने जून 2023 में पीडीए का नारा छोड़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की राजनीति यूपी में पिछले 7 दशकों से चल रही है। आपको याद होगा, नेहरू के जमाने में बद्री प्रसाद मौर्य, जो कि जाटव समाज के थे, दलित थे, वो एक बार अलीगढ़ से सांसद भी इलेक्ट हुए थे इसी समीकरण में। चौधरी चरण सिंह का भी यही समीकरण रहा है हमेशा, जो 1967 में कांग्रेस छोड़ के बाहर आए थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल या भारतीय लोक दल। उसके उसके नाम बदलते रहे, कभी लोक दल, कभी क्रांति दल, कभी भारतीय लोक दल चलता रहा, आजकल राष्ट्रीय लोक दल है। तो उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया। अब और 2024 का के लोकसभा चुनाव में उनको सीटें मिल गई 37 आउट ऑफ 80। 6 सीटें मिल गई कांग्रेस को, बीजेपी की सीटें घट गई 33। तब उनको लगा कि पीडीए ने तो अब चमत्कार कर दिया है। इट हैड सेट द गंगा ऑन फायर और एंड फायर द पीपुल्स इमेजिनेशन। अब तो हम बीजेपी को ढकेल देंगे। और 37 सीटों में अगर ये माना जाए कि प्रत्येक लोकसभा सीट में 5 असेंबली सेगमेंट हैं, तो उन्होंने मान लिया कि बस अब तो हमारी मेजोरिटी होगी, बस केवल अब शपथ लेनी है 2027 में। लेकिन उसके बाद जो जून 2024 के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, फिर फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव हुआ। तीनों जगह बीजेपी को शानदार सफलता मिली। महाराष्ट्र का आपको पता ही है, 288 के हाउस में बीजेपी 132 सीटें ले आई। महाराष्ट्र में 14, 19 और 24 बीजेपी की, सॉरी, हरियाणा में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस तो 2024 में आई बीजेपी की। 48 सीटें अपने अपने बल पर मेजोरिटी उसकी आ गई। तो अब जो है फिर से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि हम क्या करें। तो अखिलेश यादव रोज योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक कंटेम्प्चुअस हकारत भरा एक ट्वीट करते हैं। कभी कहते हैं लखनऊ में गांजा पकड़ा जा रहा है, गांजा जा कहाँ रहा है। ये और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार वो ये कहते रहे हैं कि मठ में गांजा पिया जाता है। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए, तो जो परंपरा है, हर हर व्यक्ति एक गृह प्रवेश पूजा कराता है, वही योगी जी ने भी कराई। तब ये प्रचार किया गया कि देखो एक शूद्र का था यहाँ पे, इसलिए योगी जी ने उस घर को धुलवाया गंगा जल से। जबकि अखिलेश यादव स्वयं एक बड़े सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए थे, वहां भी बड़ी भव्य गृह प्रवेश पूजा हुई थी, जो कि परंपरा है, किसी भी घर में होती है और इसमें कोई जाति बंधन नहीं है। अब जो है अब चुनाव और नजदीक आ रहा है, अगले वर्ष अप्रैल में पंचायत चुनाव है। तो अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, जो जो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का लगभग रेप्लिका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंड के 4 धाम के पुजारियों ने इसका बहुत विरोध किया है कि पूरे भारत में कहीं भी इस मंदिर का रेप्लिका नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इसकी इसकी कड़ी निंदा की है और कानूनी कार्रवाई का नोटिस भी दिया है। एक तो ये हो रहा है। और अब उनको लगा कि बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, तो अब वो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी कांवड़ यात्रा, जो 16 जुलाई को कांवड़ लेके चली है हरिद्वार से। और उसमें मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के फोटो लगे हैं,
समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है, शायद कांवड़ को लाल टोपी भी पहनाई होगी, वो मैंने देखा नहीं अभी। तो ये सब वो ये सब कार्यक्रम वो कर रहे हैं और वो कांवड़ यात्रा जो है वो हरिद्वार से होकर के जाएगी नोएडा। और उनके जो उनके पार्टी के लोग हैं वो अच्छा, जो इसका संयोजक है वो भी नोएडा के एक यादव जी हैं, और वो कहते हैं कि साहब इसका कोई जो है लेना-देना पॉलिटिक्स से नहीं है और ये काम बीजेपी करती है, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन नवंबर 2000 अप्रैल 2023 में अतीक यादव, वो सॉरी अतीक अहमद की इलाहाबाद में जो हत्या हुई थी इनके पार्टी के माफिया की, और उसके पहले फरवरी 2023 में योगी जी ने असेंबली में कहा था, जब अतीक के लोगों ने एक उमेश पाल की हत्या कराई थी, जो उनके केस में विटनेस था, योगी जी ने असेंबली में कहा था मट्टी में मिला देंगे, और वो 2 महीने में मट्टी में मिल गया। उसके बाद से अखिलेश यादव पे लगातार दबाव था कि मुसलमानों के हितों के ऊपर ये जो हिंदूवादी सरकार जो हमला कर रही है, तो कुछ कर नहीं रहे हैं आप। फिर नवंबर 24 में संभल की घटना हो गई, जहां जिला कोर्ट के आदेश से जो एएसआई की टीम अलोंग विद द लॉयर्स गई थी जामा मस्जिद का सर्वे करने। उसके बाद जो वहाँ क्रैकडाउन हुआ है, तो योगी जी ने बहुत साफ कहा कि हमें अपना चाहिए, हम किसी का कुछ नहीं लेंगे। 68 तीर्थ स्थान हैं, 54 हमको मिल गए हैं, बाकी की खोज जारी है। 19 कूप थे, हमको मिल गए हैं, उनका काम हो रहा है। आपको मालूम है संभल में, मुरादाबाद में, चंदौसी में बड़े पैमाने पर इलीगल कब्जे हटाए गए हैं और इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो पिछले अप्रैल, मई, जून में जो कार्रवाई हुई है, कई दर्जन अवैध मदरसे, मस्जिदें और दरगाहें वहां पे ध्वस्त की गई हैं। तो उनके ऊपर दबाव है कि साहब जो है कि आप मुसलमानों के लिए बोल नहीं रहे हैं। आजम खान भी अलग नाराज चल रहे हैं, जेल में है, बेटा उनका बाहर आ गया है, पत्नी उनकी जो राज्यसभा की मेंबर थी वो भी बाहर आ गई है। अब खबरें आ रही हैं कि आजम खान की कुछ बातचीत चल रही है बहुजन समाज पार्टी से अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो मुसलमानों के लिए तो उन्होंने कुछ कुछ विशेष उनके लिए संघर्ष नहीं किया। उनके उनके मफाद में, उनकी बहबूदी के लिए अखिलेश यादव ने कुछ खास नहीं किया। अब वो हिंदू पे जोर दे रहे हैं। और एक चेंज और ये आ रहा है कि अब यादवों में जो कास्ट आइडेंटिटी के आधार की जो पॉलिटिक्स होती है, तो जाति की अपील अब कम हो रही है। कम हो यादव रही। कभी बैक थे, कम हो रही है यूपी में, और ये ट्रेंड बिहार में भी दिख रहा है। खास करके दरभंगा में मुहर्रम के दिन जो यादव, जो कार्यकर्ता था आरजेडी का, जो उसकी हत्या की मुसलमानों ने, उसके बाद से वहां पे यादवों के एक वर्ग में बहुत नाराजगी है और लोग ये खुल नहीं के तो कह मैं रहे हैं अब बिहार में। ये आपकी इसी बात पे मैं अनुपम जी के पास जाना चाहूँगा जी, और उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई क्या ये जो यादव अजय यादव की जो हत्या हुई थी, उसका कोई असर है क्या हम्म, बिहार में वाक़ई? आवाज म्यूट है आप? म्यूट है, म्यूट है। जी, जी। देखिए, अजय यादव की हत्या का बिहार में असर होता, लेकिन असर वो तब होता जब भाजपा का कोई एक भी नेता जो है, वो अजय यादव के घर पे जाता या फिर अजय यादव की मदद करता, मतलब उनके परिवार की मदद करता। लेकिन यहाँ हुआ क्या, इससे पहले कि भाजपा कुछ करती, राजद के ही 4-5 नेता, उसमें मुस्लिम नेता भी थे, स्थानीय 3 विधायक थे, और जिलाध्यक्ष थे, वो सब कोई अजय यादव के घर पे चले गए और उनकी फैमिली को एक तरीके से, वो कहते हैं ना, सेट कर लेना, ऐसा कुछ कर लिया, उनको वित्तीय मदद दे दी और वो सब कुछ कर दिया और इस मामले को बहुत कम समय में दबा दिया। तो ये दिखाता है कि बिहार में भाजपा के जो नेता हैं, एक तरफ तो वो सारे के सारे, प्रधानमंत्री की जो रैली हुई वो मेरे ही जिले में हुई, वो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, तो हुँ। उसमें अपनी सारी ताकत झोंकने में लग गए और उसी जिले में एक तरफ जहाँ मेहसी, वहीं पे वो मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच में पड़ता है और बहुत ही मतलब एक तरीके से प्राइम इलाका है वो, और वहाँ पे कोई घटना हुई और वहाँ एक सांसद भी है जो 7 बार से जीत रहा है और तब भी आप इस मामले को राष्ट्रीयकरण इसका नहीं कर पाए, तो फिर ये मोदी की गलती नहीं है, ये अमित शाह की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, ये बिहार भाजपा यूनिट और उसके नेताओं की गलती है। क्योंकि इनको पहले करना क्या चाहिए था कि अजय यादव का जैसे ही मामला आया, ये इसको लेके आला कमान तक पहुंचाते, इस बात को उनको कहते कि प्रधानमंत्री ही वहां गए थे, ये प्रधानमंत्री की ही मीटिंग फिक्स कर देते वहां पर परिवार के साथ, या फिर परिवार को मिलवा देते, तो इससे बहुत बड़ा संदेश जाता। लेकिन राजद के नेता इसमें इनसे पहले आगे निकल गए और वहां जाके सब कुछ पहले से ही सेटिंग गेटिंग जो है वो कर ली। तो ये हत्याएं जो है बिहार में, एक तो इसको तो दबा दिया गया,
दूसरा पटना में देखिए, पटना में जो हत्या हुई उसके बाद क्या बयान दिया गया वहाँ के पुलिस की तरफ से कि एडीजी बैठ के कह रहा है कि मानसून अभी आने वाला है, उससे पहले किसान जो है फ्री है, इसीलिए इतनी हत्याएं हो रही है। अब बताइए, ये बात आप कह रहे हैं बिहार में कि किसान आजकल खाली है इसीलिए बिहार में इतनी हत्याएं हुई है, बारिश आएगी फिर किसान जो है अपना खेती वेती के कामकाज में लग बारिश जाए। आए बारिश आए तो महीने भर से ऊपर हो गया। वही, अब उन्होंने ये लॉजिक देखिए, ये बिहार पुलिस का स्तर है, उनकी एक तरीके से कह ले बुद्धिजीविता का ये स्तर है। और आप ये भी देखिए कि अभी जो पटना में घुस के हॉस्पिटल में और वो जो हत्याकांड हुआ है एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में, और वो पांचों के पांचों जो हत्यारे हैं वो उन्होंने इसकी भी जहमत नहीं उठाई कि अपने चेहरे को मास्क से ढक लें या गमछे से ढक लें, बिहार का मास्क तो गमछा ही है। तो उन्हें इतना भी खौफ नहीं था प्रशासन का कि हाँ हम छिप के रहें या फिर चेहरा ना दिखाएं। और उनमें से एक भी हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा चुका है। 3-4 दिन हो गए उस हत्याकांड के, अब तक कुछ भी क्लू बिहार पुलिस को नहीं मिल पाया है। और बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में अपराध इतना बढ़ा हुआ है, ये हत्यारे भी जाके कोलकाता छिप गए हैं, कोलकाता से भी लोग कुछ गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने इन्हें शेल्टर दिया था। तो बंगाल में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसका असर जो है बिहार में भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अपराधी यहाँ अपराध करते हैं और बंगाल में जाके जो है वो छिप जाते हैं। तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा कानून व्यवस्था को लेकर या फिर हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर। भाजपा की स्थानीय यूनिट इतनी सुस्त क्यों नजर आ रही है, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि गिरिराज सिंह जो है वो एक मुखर नेता हुआ करते हैं बिहार में जो हिंदुओं के मामले को उठाते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का भी अब अधिक ध्यान अपने मंत्रालय और दिल्ली पे रहता है और वो रिटायरमेंट की कई बार बातें कर चुके हैं। तो अब लगता नहीं है कि वो उत्साह जो है उनमें अब बचा हुआ है। एक बार मैं उनको सुनने गया था, एक कार्यक्रम था, तो वहां पे वो श्मशान वैराग्य की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जब आप श्मशान में जाते हो तो वहां पे जो है सो कि एक वैराग्य हो जाता है दुनिया से, आपको सब कुछ एकदम कटा कटा सा नजर आने लगता है। तो वो इस तरह की बातें आजकल कर रहे हैं। तो उनसे तो ऐसे नेता जो है वो हिंदुत्व की बात क्या उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, ये मेरे समझ से परे है। तो बिहार में फिलहाल अजय यादव वाला जो मुद्दा है उसको एकदम से दबा दिया गया है और ये काम राजद ने किया है और बिहार भाजपा की सुस्ती ने किया है। जी, ये एक काम और किया है बिहार भाजपा ने, जो सावन के महीने में भात और मटन की पार्टी हो रही है। राहुल गांधी ने एक बार सावन में ये मटन खाया था। इंडी अलायंस की अब बैठक ललन शायद सिंह कर बैंगलोर रहे या हैं, बॉम्बे में थी। तो भाजपा तब नहीं तो कर आपने रही है, बड़ा शोर ललन सिंह कर रहे हैं, ललन सिंह। जदयू वाले। और नहीं, उसमें गिरिराज सिंह भी शायद शामिल थे, बिहार के बीजेपी के मिनिस्टर। तो ये भी सेल्फ गोल किया बीजेपी ने। नहीं नहीं, वो इन्होंने दो मटन पार्टी, असल में ललन सिंह ने पिछले साल भी मटन पार्टी की थी और इस साल भी किया है। तो वो कुछ तस्वीरें और वीडियो जो है वो पिछले साल के भी वायरल हुए थे। हालांकि विजय कुमार अच्छा। सिन्हा उस समय, जदयू जो है वो विपक्षी पार्टी हुआ करती थी भाजपा की, तो उस समय विजय सिन्हा हम्म। जो अभी उप मुख्यमंत्री है उन्होंने तब कहा था कि जिस जहां ललन सिंह ने वो मटन पार्टी की थी उस एरिया में कुत्ते कम हो गए थे अचानक से 2-3 दिन में ही। तो इस पर काफी चर्चा हुई थी कि उस एरिया में कुत्ते कैसे कम हो गए। अब इस बार फिर से वो मटन पार्टी हुई है, तो इस बार तो अब विजय सिन्हा और ललन सिंह दोनों साथ में ही है, एक ही गठबंधन में है। तो इस बार कौन सा जानवर कम हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, ये मटन हम्म। पार्टी तो हुई है और सावन में भी हमने देखा कि लोग जो है बड़ी संख्या में जुटे भी हैं मटन पार्टी में। तो उनका इलाका जो है ललन सिंह का मुंगेर वाला, और उसमें मोकामा ओकामा भी आता है। यही कारण है कि हर इलेक्शन से पहले अनंत सिंह को बाहर लाना पड़ता है इनको। तो वो वाला इलाका ही वैसा है कि वहां पे फ्री में भुजा भी बटेगा तब भी लोग जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो सावन में मटन तो दूर की बात है। और ऐसे भी ये होम्योपैथी के डॉक्टर रहे हैं, हो सकता है मटन के साथ साथ कुछ मटन का होम्योपैथिक में कुछ फायदा वायदा होता होगा, तो इसीलिए इलाके के लोगों की नब्ज पता है इनको कि हाँ लोगों को कौन सी बीमारी होती है, क्या होती है और उसका इलाज क्या है। तो इन्होंने मटन के जरिए कुछ इलाज करने की कोशिश की होगी। लेकिन भाजपा ने इनके कार्यक्रम से अब तक इस साल तो दूरी बना के रखी हुई है। पिछले साल कहा था कि कुत्ते कम हो गए। भाई ये थोड़ा ये बताएं वीरेंद्र जी जी। कि आपके यहाँ के एक प्रमुख यूट्यूबर ने फिर से योगी जी जा रहे हैं उसकी रट लगानी आरंभ कर दी है। सर देखिए, आपको मालूम है जून 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो इंटरनल पावर स्ट्रगल था,
जो कॉन्ट्रडिक्शन थे, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जो बीजेपी की परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ा। योगी आदित्यनाथ का यूपी की 80 लोकसभा सीटों में एक भी सीट में उम्मीदवार के चयन में कोई भूमिका नहीं थी। जो आदमी कभी दाऊद इब्राहिम का दोस्त था, कृपा शंकर सिंह बंबई वाला, उसको जौनपुर से टिकट दे दिया आपने, और उसको वहां कोई पसंद नहीं करता। योगी जी ने कम से कम 35 सीटों पर कैंडिडेट बदलने की बात की सिफारिश की थी, एक भी नहीं बदला आपने। तो उसका परिणाम ये आपको झेलना पड़ा। और अब जो है अब आ रहा है चुनाव बिहार का, स्टार कैंपेनर वहां दो ही होंगे, या तो पीएम मोदी होंगे या योगी जी होंगे। तीसरा नाम आप लोग पे अब आप चर्चा कर सकते हैं। जहां तक यूट्यूबर की बात है, एक बड़े मार्क्सवादी मित्र हैं हमारे इटावा के अभय दुबे जी, जो टीवी के अच्छा, बहुत बड़े स्टार आप हैं। वो इटावा के हाँ, हैं क्या? और आपके मित्र वो भी हैं? इटावा के हैं सर। अरे ये सर, तो इटावा डबल के हैं। डिस्टिंक्शन हो गया साहब। और और उनके पिताजी अखबार निकालते थे, देशबंधु या क्या नाम उसका है, वो इटावा से अभी भी छपता है। और मुलायम सिंह यादव का समर्थन उस अखबार को हमेशा रहा है। मुलायम सिंह यादव उनके पिताजी का बड़ा सम्मान करते थे। तो अभय दुबे जी ने जो सीएस में रहे हैं, एक उनकी स्टडी है ये, कि जो यूट्यूबर्स के आपको दिखते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ जो इनके सब्सक्राइबर हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एंटी बीजेपी एंटी मोदी क्लास है, बस वही इसको सब्सक्राइब करता है, वही इसको देखता है। और उसमें अधिकांश संख्या शांतिप्रिय समुदाय की है। तो इनका जो नंबर होता है व्यूअरशिप का, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर का, ये बहुत डाइसी होता है। आपके अगर 20 लाख हैं तो आपका एक-एक व्यक्ति अकाउंटेड फॉर है। वो राष्ट्रवादी है। वो जो है वो बीजेपी से नाराज़ हो सकता है, खुन्नस खा सकता है, लेकिन वो कभी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बीजेपी के खिलाफ एक्टिव नहीं होगा। एट द मोस्ट वो वोट डालने नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी वो तन मन धन से, मन वचन कर्म से राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं, ये केवल जो है ये एक बहुत बड़ा एक एक मिसनोमर है, बहुत बड़ा भ्रम है। 3 लोकसभा चुनाव हो चुके, सॉरी 2 लोकसभा चुनाव आप देख चुके हैं। मैं तो ये और पूछ रहा हूँ कि कारण क्या है कि अचानक फिर से कुछ आपको दिखाई पड़ा क्या? कुछ वो धुआँ-वुआँ कुछ? कारण हम तो ये कारण देख रहे थे उनको ये कि लग रहा है कि अमित कारण शाह उनको जी ये लग आए रहा है और कि उन्होंने तो बड़ी क तारीफ़ें-वारीफ़ें जी, की, एक साथ मंच पे कारण बैठे। उनको कारण उनको ये लग रहा है कि अब समय आ गया है, मोर्चा सँभाल लो, योगी जा रहे हैं। और उनको लग रहा और समाजवादी पार्टी का कैलकुलेशन ये है कि योगी के जाने के बाद बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है, जो पार्टी को इतनी मजबूती से सरकार को सँभाल सके और सरकार को लीड कर सके, और जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको इतनी मजबूती से लागू कर सके। बीजेपी की ये सरकार बहुत बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस में है, इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। किसी मंत्री के ऊपर जो है कोई अपने बीजेपी में अपने अस्तित्व के लिए योगी आदित्यनाथ पर निर्भर नहीं है। सब वो कहते हैं हम तो हाईकमान की कृपा से हैं, कोई मंत्री काम नहीं करता ज्यादा, सब लखनऊ में रहते हैं। और इसके चलते सरकार में भी थोड़ी अराजकता का माहौल बन रहा है। जिले जिले में खबरें आ रही हैं कि बीजेपी का विधायक पीट रहा है एसडीएम को, कहीं पीट रहा है सीओ को, कहीं वो इलीगल माइनिंग का ट्रक पकड़ लिया एसडीएम ने तो उसको गाली दी, कहीं पीलीभीत में जिला किसी अधिकारी को पीट दिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने। ऐसी घटनाएं अब बढ़ रही हैं, और ये घटनाएं बताती हैं कि बीजेपी के का जो ग्रास रूट लेवल का काडर है जिले का, उसमें भी कहीं न कहीं ये निराशा है कि सरकार उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है जितनी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लेवल पर, और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बढ़ा है, ये सब समस्याएँ हुई हैं। तो इससे उनको लग रहा है कि अब ये समय आ गया है, अभी कैंपेन चालू कर दो, और बीजेपी आए तो आए, योगी ना आए। उनका फोकस बीजेपी नहीं है, उनका सारा जोर योगी को रोकने में है। और योगी जी ने पिछले 10 साल में जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जो कास्ट की अपील थी, वो लगातार कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, बहुजन समाज पार्टी आज एक विधायक पे सिमट गई है, और वो विधायक भी ठाकुर है, दलित नहीं है। और आज वो तो समाज आज अपने दम पे जीता है वो बलिया वाला। वो अपने दम पे जीता है, तो वो हर साल हज़ारों लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है, बस से भेजता है, उसको फाइनेंस करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत बड़ा बिल्डर है वो, बिज़नेसमैन है। तो और अब जो है, और समाजवादी पार्टी के पास जो है और जून 2024 का जो लोकसभा चुनाव था,
उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे। जैसे एक बड़ी बात थी ये कि बीजेपी ने कहा कि अब की बार 400 पार, लेकिन सबने कहा कि भाई 400 पार आपको किस लिए चाहिए? आपने सब काम तो कर लिया, लेकिन अब 400 पार क्यों चाहिए? और लल्लू सिंह का जो बयान था, फैजाबाद का लोकसभा सांसद जो हार गए, वो बहुत घूम गया, वायरल हो गया कि हम संविधान बदलेंगे। जबकि असलियत ये है कि फैजाबाद लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा कर दिया, 50,000 वोट उसको मिल गया, इतने ही मार्जिन से वो चुनाव हार गए लल्लू सिंह। और जो बीजेपी का जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का था, वो अवधेश प्रसाद जी, जिनको अखिलेश जी बोलते थे कि अयोध्या के राजा हैं, वो वहां से जीत गए। वो चूंकि दलित हैं, तो ये बड़ी खबर बन गई। लोग ये भूल जाते हैं 89 के लोकसभा चुनाव में फैजा जब जब जनता दल की सरकार लड़ी थी, उस समय राजीव गांधी ने अपना कैंपेन फैजाबाद से शुरू किया था और उनका महान भाषण था, हम जीते या लूजें, अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा। ये कहा था राजीव गांधी ने। और वहां से उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आदमी इलेक्शन जीत गया था। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके बेटे वो वहीं अंबेडकर नगर के हैं। तो ये सब अयोध्या में हो चुका है, लेकिन लोग इसको ये मान लेते हैं कि ये इट्स ए टेम्पलेट कास्ट इन स्टोन। ऐसा नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई हैं लोकसभा में, इज नॉट समथिंग विच इज ए टेम्पलेट कास्ट इन स्टोन। ये कभी बदलेगी ही नहीं। जो सीटें आपको मिली हैं, ये फ्लूक सीटें हैं। और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी का वोट कम हो गया था वाराणसी में, राजनाथ सिंह का वोट लखनऊ से कम हो गया था। तो ये जो कैंपेन चल गई थी कि योगी की नाराजगी है, ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, दलित नाराज हो गए, बैकवर्ड सेक्शन एलिमिनेट हो गया, ये सब चीजें हुई थी। लेकिन अब चुनाव आ रहा है, और अगले साल पंचायत का चुनाव है। पंचायत का चुनाव इज ए वेरी बहुत बड़ा मौका है सेमीफाइनल का। सबको जुटना पड़ेगा ये सारे। और जो कल योगी जी दिल्ली गए थे, वो जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले। तो शुरुआत हो गई है उस चीजों को करने की, कि भाई टू सेट अवर योर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। तो वो शुरुआत अब हो गई है। और यूपी में काफी दिन से ड्यू है कैबिनेट में रिशफल। कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ लोग जो है कुछ लोग नए लोग लिए जाएंगे। तो ये लॉन्ग ओवरड्यू हो गया है, यूपी में होगा। तो फिर मैं आपके उसी सवाल पे आता हूँ, यूट्यूबर्स क्यों सक्रिय हो गए हैं? यूट्यूबर सक्रिय क्यों इसीलिए हो गए हैं अब कि उन्होंने यूट्यूबर्स कहा है कि यूट्यूबर्स की बात योगी को यूट्यूबर तो से ही पूछ हटाओ। लेते हैं तो। हाँ, योगी को तो हटाओ। जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आ जाए, योगी को तो हटाओ। तो साहब अनुपम जी, जी। आप भी यूट्यूबर हैं आजकल, तो जरा बताइए ये यूट्यूबर पॉलिटिक्स क्या है? आप नहीं दिल्ली देखिए, में आप बैठते हैं, आप तो आप आपका ज्यादा निकटता से देखते हैं इसको सबको। नहीं देखिए, आपका इशारा जिस यूट्यूबर की तरफ है, उसकी तो पूरी की पूरी खेती, पूरी की पूरी पैदावार जो है, वो योगी की जो वो गाली देता है, वही खाद बन के जाती है एक तरीके से, तब उसकी फसल जो है वो तैयार होती है। उसका वो फुल टाइम काम ही एक तरीके से यही है। और अभी वो, जैसे मैं बताता हूँ वो काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए सुबह के समय योगी जी ने हंस दिया, तब ये और उसकी तस्वीर आ गई, तो ये ट्वीट करेगा और लिखेगा कि देखिए योगी जी पागल हो गए हैं, वो हंस रहे हैं, कि वो जरूर कुछ न कुछ उनके दिमाग को हो गया है, इनका इलाज कराएं। फिर वो देखेगा योगी जी थोड़े से गंभीर हैं, फिर वो तस्वीर डालेगा और बोलेगा कि योगी जी गंभीर हैं, जरूर ऊपर से फोन करके इनको गाली दी गई है, जरूर ऊपर से कुछ कहा गया है, इनको पद छोड़ने के लिए कहा गया है। तो ये जो है सीएम योगी की, मतलब एक तरीके से कह लें, उनकी वेशभूषा, उनके जो बयान आते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, एक तरीके से इसको लगा ही दिया गया है कि तुम उसी आदमी के खिलाफ एजेंडा चलाओ। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि नए तरीके की पत्रकारिता का इजाद किया है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी राज्य में ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जो मुख्यमंत्री को लेकर खुन्नस ऐसी खाया हो कि पूरा का पूरा एक यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर वाला खड़ा कर ले और अपने एक्स के और सोशल मीडिया के फीड को जो है उसके विरोध में भर दे। इतना तो समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती है, इतना बहुजन समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती है। चंद्रशेखर रावण के हैंडल पे आपको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है इतना वो नहीं मिलेगा। आज देखिए ये काम कैसे करता है। अनुपम पांडे करके हैं एक व्यक्ति, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कि उनके इतने सारे काला धन है, उनके आलीशान फ्लैट्स हैं, मकान हैं, ये आवाज उठा रहा था। कल हो के अगर अनुपम पांडे पे कार्रवाई होगी, तब ये लिखेगा कि देखो यूपी में ब्राह्मणों को कैसे
दबाया जा रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, तो इसके काम करने का तरीका ही वही बन गया है पूरा का पूरा। और ये अभिषेक उपाध्याय का जो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है, कभी ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ले आएगा, कभी यूरेका ये यूरेका जो ये मोनार्क। ये बहुत पुराना रकेटियर है सर, बहुत पुराना रकेटियर है, ये नई बात नहीं है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सतीश मिश्रा उनके खास कॉन्फिडेंट थे, तो इसने कहा कि ये इसका नाम बहुजन समाज पार्टी नहीं है, इसका नाम ब्राह्मण सतीश पार्टी है। उस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और ये खबर चली थी एक बड़े टीवी चैनल में। तो ये तो पुराना रकेटियर है और इसके अरेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। यूपी गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एफआईआर भी की थी। और ये जो ब्राह्मण वाली बात बहुत कही जाती है ना, ये केवल पूर्वांचल के 2 जिलों का मुद्दा है। और वो मुद्दा आज से नहीं है, हमारे आपके जन्म के पहले से है, 50 के दशक से है, जब वहां पे गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनी थी। और मैं इसकी पड़ताल करने, वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे 1986 में, तो मैं गया गोरखपुर, 4 दिन रहा। मैंने कहा पता करें ये ब्राह्मण ठाकुर का झगड़ा क्या है। झगड़े की जड़ ये है कि 1949 में अयोध्या में मूर्ति प्रकटीकरण जो हुआ था, वो सारा काम महंत दिग्विजय नाथ ने किया था। और उसके बाद जो है ये कांग्रेस को डर लगा कि ये गोरखपुर जो है, यहाँ पीठ पहले से ही है, अगर ये कांग्रेस के खिलाफ हिंदू रेजिस्टेंस का अगर ये केंद्र बन गया, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा ईस्टर्न यूपी में। तो योजनाबद्ध तरीके से गोरखपुर में ब्राह्मण ठाकुर की फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी, वहां पे एसएनएम त्रिपाठी को वहां का वाइस चांसलर बनाया गया, थोक के भाव वहां पे जो है उसमें भर दिए गए ब्राह्मण। उसके बाद जब संपूर्णानंद जी जब चीफ मिनिस्टर बने, श्यामलाल यादव इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर हैं, उनकी किताब है यूपी के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा है कि 180 लेक्चरर की नियुक्ति होनी थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और संपूर्णानंद जी ने 100% कायस्थों की भर्ती कर दी। ये आज भी यूपी विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है, और इसको श्यामलाल यादव ने अपनी किताब अभिलाषित राई है, इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, ये पूरा जिक्र है। तो कास्ट फॉल्ट लाइन को कांग्रेस ने भी खूब क्रिएट किया है, खूब उसको खाद पानी दिया है, वो भड़काया है, समय समय पे उसको उसने इस्तेमाल किया है। तो और आज लेकिन अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, और समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं है। वो जाति आधारित जो अपना वोट बैंक है वो अगर बचा ले, तो वो उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुर्मियों का अच्छा वोट मिला है, फैजाबाद में और लखीमपुर में, सीतापुर में और आसपास के जिलों में। इस बार नहीं मिलेगा। तो क्यों ये नहीं मिलेगा? और एक बात और याद करिए, अक्टूबर 1991 में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला, और दूसरी बार बहुमत मिलने में बीजेपी को 26 साल लग गए 2017 में। क्या समाजवादी पार्टी 26 साल तक बहुमत पाने की प्रतीक्षा कर सकती है, एक क्षेत्रीय पार्टी? इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए यूपी की लड़ाई को। जी सर। नहीं नहीं, नहीं, और कुर्मी वोट क्यों देंगे इस बार बीजेपी को? यू हैव आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, टिकट आपको देने पड़ेंगे, जो उनकी शिकायतें उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और उनमें से और उनकी जो शिकायत केवल ये है कि भाई जो उनकी एस्पिरेशन है कि सपा से हो, बसपा से हो, भाजपा से हो, उनके विधायकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। उनको ये बीजेपी से शिकायत है कि उनको, हालांकि संख्या उनकी कम नहीं है, 3 दर्जन से ऊपर विधायक हैं बीजेपी में कुर्मी, और एक बड़ा उनका नेता पार्टी का अध्यक्ष रहा है, स्वतंत्र देव सिंह, इस समय इरिगेशन का मिनिस्टर है, बड़ा नेता है वो। लेकिन फिर भी दे वांट मोर, दिल मांगे मोर। और ये पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि किस तरह की नीतियों के आधार पर किसी कम्युनिटी से आउटरीच किया जाता है, किस किस स्ट्रेटजी से कम्युनिटी के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है, और कैसे उनके सपोर्ट को मोबिलाइज किया जाता है। ये काम बीजेपी ने पिछले 10 सालों में बहुत कुशलता से किया है, और आगे भी करेंगे, इफ दे हैव टू सर्वाइव। और ये जितने लोगों के ख्याल में, मन में है, ये जो हसीन सपने मुंगेरी लाल के हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाएंगे, बदले जाएंगे, ये केवल जो है ये जो मीडिया की जो गॉसिप फैक्ट्री है, ये उसी तक सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं है।
मेरा जी। तो ये मेरा तो यहाँ तक मानना है कि मीडिया भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा और यस, कहीं यस, नहीं। यस, गॉसिप आपने फैक्ट्री। सर जो ये कुर्मी वाली बात कही, तो जैसे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने इस बार वोट किया, कुर्मी समाज ने समाजवादी पार्टी को, ठीक वैसे ही बिहार में कुशवाहा समाज है, उसने आरजेडी हुँ। को वोट किया और यही कारण है कि आरजेडी ने अपने संसदीय दल का जो नेता बनाया, वो किसी यादव को नहीं बनाया, कुशवाहा को बनाया। ये एक रेयर केस में ही राजद में होता है कि किसी को ऐसे पद दिया जाए। तो इसका कारण हुँ। यही था, जबकि भाजपा के पास उपेंद्र कुशवाहा थे, गठबंधन में भाजपा के पास सम्राट चौधरी भी उसी समाज से आते हैं, वो भी थे। लेकिन अब भाजपा को समझ में आ गया, बस भाजपा को समझ में आने की देर रहती है कि समस्या कहाँ है, कौन-सी जाति है, कौन-सा समाज है। क्योंकि आप देखिए पिछला वाला जो यूपी का 2022 वाला चुनाव हुआ था, उससे पहले क्या कहा जा रहा था कि जाट जो है वो नाराज़ है। कि जाट समाज बहुत हद तक नाराज है कि वो वोट नहीं देगा, पश्चिमी यूपी में क्या होगा, नैया डूब जाएगी। लेकिन ऐन पहले अमित शाह और अन्य नेताओं ने पार्टी के और जाट समाज के बुजुर्गों के साथ, उनके पंचायतों के साथ बैठकें की और सब कुछ सेट हो गया चुनाव से पहले। तो ठीक वैसे ही यूपी में कुर्मी समाज को सेट करेंगे, बिहार में इन्हें दिख गया है कि कुशवाहा जो है वो हमसे अलग जा रहे हैं, तो उनको सेट करेंगे। और बाकी योगी आदित्यनाथ हो सकता है वो दिल्ली आए थे तो बहुत तरह की बातें कही जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि अभी भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो द्वंद्व चल रहा है, जो पिछले 1 डेढ़ साल से जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनसे ही काम चलाया जा रहा है, तो उस पर आगे चर्चा में राय लेने के लिए भी बहुत से नेताओं को बुलाया गया है, तो हो सकता है उसमें राय ली गई हो। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से पहले ये अनिवार्य है कि हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए, क्योंकि हर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक जो है प्रक्रिया वो शुरू होगी। और उत्तर प्रदेश में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जाट समाज से ही है, तब उनके बाद किसको बनाया जाए, जाति वाला जो गणित है उसको भी ध्यान में रखना है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो योगी आदित्यनाथ के साथ उस पर भी चर्चा हुई होगी और जैसा वीरेंद्र सर ने कहा कि कैबिनेट रिसफल वाला बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो उस पर भी हो सकता है चर्चा के मतलब 10 ऐसे कारण हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा की जा सकती है। क्योंकि आप सोचिए, राजस्थान में जब चुनाव हुए थे और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जाना था और ये भी चर्चा चल रही थी कि बालकनाथ योगी को भी सीएम बनाया जा सकता है, तो राजस्थान वाले मामले पर राय लेने के लिए प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को बुलाया था और उनके साथ एक लंबी बैठक की थी और चर्चा की थी। तो ये इस बात को मतलब नहीं माना जा सकता है कि राजस्थान और अन्य राज्यों के मामले पर अगर सीएम योगी से चर्चा की जा सकती है, तो यूपी वाले मामले पर उनसे चर्चा नहीं की गई होगी या फिर उनको इसीलिए हड़काने के लिए बुलाया गया होगा, जैसा कि सोशल मीडिया में जो है वो चल रहा है। तो ऐसी मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बात है और मुझे सूत्रों से ये भी पता चला है कि आगे चुनावी वर्ष जैसे-जैसे पास आएगा वैसे-वैसे जो गोरखनाथ धाम है, जो गोरखपुर मंदिर है वो और ज़्यादा सक्रिय होने वाला है। और इस बार आपको नेपाल से भी बड़ी संख्या में यूपी में वो जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो चुनाव प्रचार में आपको हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। तो इस बार का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, ये पूरी तैयारी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो नाथ संप्रदाय का शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। और नाथ संप्रदाय जाना जाता है जाति बंधन को तोड़ने के लिए, यानी उसमें कोई जात-पात वगैरह वाली चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। तो उसके लोग आपको और उसके योगी और दीक्षित लोग जो हैं वो दिखेंगे आपको पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए और जात-पात के अगेंस्ट ये जो है तोड़ जो है वो काम भी करेगा। और अभी कुछ दिनों से जानबूझकर योगी आदित्यनाथ ने खुद को लो प्रोफाइल रखा था, क्योंकि महाकुंभ वाला जो हादसा हुआ था उसके बाद कुछ दिनों तक काफ़ी सारी चर्चाएँ इसी के इर्द-गिर्द जो है वो डाल दी गई थी। आप देखिए, महाकुंभ हादसे के कुछ महीने बाद बीबीसी रिपोर्ट लेकर आती है और वो कहती है कि हुँ। नहीं, इतने 100 लोग मरे, इतने मरे। और उस रिपोर्ट के लिए जो रिपोर्टर हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का दौरा करते हैं। ये अचानक नहीं हो सकता है। जब तक कोई हुँ, हुँ। व्यवस्थित फंडिंग नहीं हो आपके पास, तब तक कोई साधारण पत्रकार जो है वो इस तरीके की चीज़ नहीं कर सकता है। और उसके बाद फिर से एक रिपोर्ट जारी की गई। तो जानबूझकर योगी आदित्यनाथ ने खुद को कुछ दिनों के लिए लो प्रोफाइल रखा था, वो कांवड़ यात्रा का वेट कर रहे थे और अब सावन आ गया है और कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो योगी आदित्यनाथ भी आपको फ़ोर फ्रंट पर खेलते हुए दिख रहे हैं। और अभी बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और बिहार में योगी जो है एसेट है भाजपा के लिए, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पता है। और बिहार में भी चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जो भीड़ जुटती है, प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ उन्हीं की रैलियों में जुटती है, आम लोगों की। यस,
अभी उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल अभी किया जाना है, और बिहार में सीएम योगी दिखेंगे और यूपी का मॉडल लेकर वहां पर दिखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनको उन्होंने एक गलतफहमी पाल ली है। उनको लगता है कि हम योगी को गाली देंगे तो मोदी और शाह हमसे खुश हो जाएंगे, हमको बुलाएंगे, हमारी चरण वंदना करेंगे, और हमें किसी आयोग का सदस्य, किसी आयोग का अध्यक्ष टाइप से या फिर कहीं कुछ ऐसा बना देंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है वो किसी व्यक्ति की पार्टी बाद में है, और विचारधारा पे आधारित पार्टी पहले है। आरएसएस के कैडर और भाजपा के कैडर आधारित पार्टी वो पहले है। नरेंद्र मोदी को भी रोकने की बहुत कोशिश हुई थी, उस समय भी हो सकता है बहुत सारे नेता ऐसे रहे होंगे जो चाहते होंगे कि मोदी ना आए ऊपर। तो आखिर हुआ क्या, जिसको ऊपर आना रहता है वो आगे आ ही जाता है, और जो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं वो उसको और मजबूत बनाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी और इम्यून होकर निकल रहे हैं इन सारी चीजों से, जो उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, चाहे अभिषेक उपाध्याय हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आने वाले दिनों में अभी बिहार चुनाव जैसे जैसे पास आता जाएगा, आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ की महत्ता भी बढ़ती चली जाएगी, और यूपी चुनावी वर्ष जैसे ही शुरू होगा, इस बार नाथ संप्रदाय अपने हाथ में बागडोर लेकर बता देगा कि चुनाव का प्रचार जो है वो कैसे किया जाता है और जाति के बंधन को कैसे तोड़ा जाता है। जी जी तो संजय जी एक अ, संजय जी एक अभी घटना थोड़ा सा हुई और है दूसरा विषय जी लेंगे किरण जी। केवल एक बात जोड़ दूं मैं, मध्य प्रदेश में जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसका चुनाव, उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सहमति से हुई है। तो ये जी चर्चा इससे इन अटकलबाजियों को ये बल मिला कि यही सुविधा यूपी के यही मॉडल यूपी में क्यों नहीं अपनाया जा रहा प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के लिए। इससे तमाम किस्म की अटकलबाजियों को बल मिला है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जिसको चाहा उसको केंद्रीय हाईकमान ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। व्हाई नॉट इन यूपी? ये एक कारण था अटकलबाजियों का। तो मैं अगला विषय ले रहा हूँ, ये बताएं कि वो राहुल जी और हिमंता जी जो है वो एक दूसरे को जेल भेज रहे हैं, तो इसमें संभावना किसकी है पहले? अब जो जो आदमी स्वयं बेल पर है, जो आदमी स्वयं जो है कई बार माफी मांग चुका है कोर्ट में, और वो दूसरे को जेल भेज रहा है। और मेरा ख्याल है ये ब्रावाडो जो है ये केवल आसाम की जो लोकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो कंपल्शंस हैं उससे निकला है। और जहां तक जो नेशनल हेराल्ड केस की जो सुनवाई होनी थी रॉज एवेन्यू कोर्ट में, वो तो पूरी हो गई है। और अब उसमें ये मुझे डेट नहीं पता है कि उसका जजमेंट कब आ रहा है, लेकिन जिस तरह की उसमें सुनवाई हुई है उससे तो लगता है कि उस मामले में कोर्ट ने कोई ये आपको पता ही है कि वो मामला 2012 से चल रहा है, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को और सुमन दुबे को दिल्ली हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं से राहत नहीं मिली थी। अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जशीट पे बहस हो चुकी है। तो अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा इस पे तो टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन सेशन कोर्ट का काम हो चुका है, और मेरा ख्याल है अगले महीने कभी भी फैसला आ सकता है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ऐसा कौन सा आरोप है जो वो जेल जाएगा? और जिस तरह का काम 1977 में एंटी फॉरेनर मूवमेंट आसाम में शुरू हुआ था। आसाम गण परिषद पार्टी बन गई थी, प्रफुल्ल महंता पावर में आ गए थे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए थे। उससे कहीं ज्यादा काम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में कर दिया। सरकारी जमीन खाली कराने का, और असेंबली पार्लियामेंट सीट्स के डिलिमिटेशन का, वोटर लिस्ट के रिवीजन का। और वो काम अभी खत्म नहीं हुआ, वो काम अभी जारी है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो काम कर रहे हैं उससे लगता है कि कांग्रेस को तीसरी बार भी सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जो है तरुण गोगोई को अध्यक्ष बना के भेजा है आसाम का, कि भाई ये हमारा अध्यक्ष भी है और ये हमारा बेटे को सीट भी है। ये वही एक चेहरा उनके पास आसाम में है, और कोई चेहरा उनका कांग्रेस के पास है भी नहीं। बीजेपी ने तो कांग्रेस से ले लिया डेपुटेशन पे और उसको अपना चेहरा बना लिया। और वो तो जो है बहुत ही अति, योगी जी के बाद अगर विद्युत के मुद्दे पर कोई मुख्यमंत्री देश में चर्चा में रहता है तो केवल आसाम के मुख्यमंत्री रहते हैं। और जो मोर्चा बीजेपी नहीं ले पाती ममता बनर्जी से, वो आसाम के मुख्यमंत्री लिए हुए हैं उनसे मोर्चा, ममता बनर्जी से। उनका जबरदस्त युद्ध आजकल चल रहा है महीने भर से ममता बनर्जी से। बंगाली का अपमान, अब ममता बनर्जी को बंगाली, अब ममता बनर्जी में और उद्धव ठाकरे में बड़ी समानताएं हो गई हैं। ठाकरे मराठा हो गए हैं, ममता बनर्जी बंगाली हो गई हैं। तो ये
ये बड़ी अजीब समस्या हो गई है देश की राजनीति में। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, इनका कोई स्थायी चरित्र नहीं होता है। ये इनका केवल ये रिंग में, बॉक्सिंग में उतरते हैं। राष्ट्रीय पार्टी वाला हारने जीतने के बाद रिंग छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी वाला रिंग से बाहर जाता ही नहीं है। वो चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन कहेगा मैं तो रिंग में बैठूंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों। ये तो काम तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। यही राहुल गांधी अब कर रहे हैं। अब वो भी सर जो है, वो नेशनल पार्टी नहीं है, वो एक मल्टी स्टेट पार्टी है अच्छा, कांग्रेस। अच्छा, अच्छा। नहीं, और आप क्या कहेंगे हिमंता अनुपम जी जी, इसी जी, बारे में? मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे बड़ी गुस्ताखी तो ये कर दी कि वो राहुल गांधी का कुत्ता जो बिस्किट खा रहा था, जिससे तरुण गोगोई भी ले लेके खा रहे थे, उन्होंने उसमें से हाँ, बिस्किट नहीं खाया। तो उनका सबसे बड़ा अपराध जो उन्होंने जीवन में किया है, वो वही है, और वही वाली खुन्नस जो है वो राहुल गांधी खाए हुए हैं अब तक। दूसरी एक बात यह है कि असम में जो मुस्लिम तुष्टिकरण वाला आप ले लीजिए, इन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी महीने बताया कि हमने 160 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है पूरे असम में मुक्त कराया है। 160 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, ये 40,000 एकड़ के लगभग हो जाता है। और ये गुवाहाटी का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 75-80% हो जाता है। तो इतनी भूमि इन्होंने मुक्त कराई है जो अतिक्रमणकारी है उनसे, तो ये भी इनको दिक्कत है। दूसरा, हिमंता बिस्वा शर्मा एक फायर ब्रांड नेता बनकर क्यों उभर रहे हैं, योगी जी की तरह वो क्यों उनकी ही तरह उधर उभर रहे हैं, इससे भी समस्या है। और असम की जो जियोग्राफी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहां का एक आधे से ज्यादा एरिया ऐसा था जहां पे मुस्लिम घुसपैठियों ने कह लें कि पूरा का पूरा अपना गढ़ बना के रखा था। और बंगाल के बगल में है, तो जो बांग्लादेश के हैं घुसपैठिए, वो भी बंगाल के साथ साथ असम में भी बसते हैं। तो बंगाल में तो उन्हें एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम मुहैया कराया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक मामला ऐसा आया है जहाँ पे एक व्यक्ति को बांग्लादेश में वापस भेज दिया बीएसएफ ने कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिले। तो फिर उसके बाद बंगाल सरकार ने जो इसमें हस्तक्षेप किया और फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बीएसएफ को भेज के और फिर उस व्यक्ति को वापस बुलाया गया। तो फिर ऐसे तो ये जो पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो असम में वो सुविधा हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं दे रहे हैं घुसपैठियों को, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोगों को है। हालांकि उन्होंने कल वो ठेंगा वाला रिमार्क दिखाया है, राहुल गांधी ने जो उनको जेल जाने की बात कही है उस पर। जी, अब थोड़ा सा चर्चा कर लें हमारे महाराष्ट्र की। और वहां पर साहब बड़ा विचित्र एक प्रसंग हुआ। वहां पर सर्वसम्मति से एक बिल पास होता है। सर्वसम्मति जी, से बिल पास हो जाता है और वो बिल जो है वो गवर्नर के पास चला जाता है। उसका नाम है महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। और अचानक जो है वो राहुल गांधी का शो कॉज नोटिस पहुंच जाता है साहब। वो जो विलास, क्या नाम है उनका, पूरा नाम आपको ध्यान हो तो जरा बोलिएगा। कुछ मैं ठीक है। विश्वेश्वरैया टाइप का हो जाता है मेरे साथ उनका नाम लेने में। कौन से तो नेता है? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, वो कांग्रेस के लीडर है वहां पे, कांग्रेस जी, पार्लियामेंट्री जी, जी, पार्टी जी, के जी। लीडर। तो उनको जो है वो दे दिया जाता है शो कॉज नोटिस। उसके बाद ये सारे लोग मिलके और चले जाते हैं गवर्नर के पास, साहब इस पे हस्ताक्षर मत कीजिएगा। तो ये विचित्र बात जो है ये क्या है साहब? जी वीरेंद्र जी, सर देखिए, आपको आपने भी इस पे अवश्य वीडियो बनाया होगा जो महाराष्ट्र में मैं बिल बना पास चुका हुआ है। हूँ, सवेरे चल चुका जी, है। जी। तो इसकी और एक बात जो चर्चा नहीं होती है कि 2017 या के नवंबर में जब पहली बार बीजेपी सरकार बनी, तो पूरे देश को पहली बार ये पता लगा कि पूना के पास कोई भीमा कोरेगांव नाम का कोई मेमोरियल भी है। और बाकायदे हाँ, जानबूझ करके इनका ये नाम है कम्युनिस्टों ने वहां पे। इनका नाम है विजय वडेट्टीवार। हाँ, विजय तिवारी, यस। हाँ, हम्म, तो वहां जानबूझ करके कम्युनिस्टों ने वहां पे जो है आग लगाई
और आपको याद होगा गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज वगैरह और वो आपका अनिल टेलटुम्बडे, ये सब जेल गए, काफी लंबे समय तक जेल में रहे। और वहां पे ये बताया गया कि साहब जो है यहाँ पे जो है महार सेना ने ये ब्राह्मण पेशवा को हराया था। झूठ फैलाया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि पेशवा की सेना में यमन के मुसलमान सैनिक भी थे। तो अगर महारों ने अगर ब्राह्मण सेना को हराया था, तो ये क्यों नहीं कहते कि अंग्रेजों की सेना जिसमें महार शामिल थे, उसने मुसलमानों की सेना को भी हराया था? ये बात क्यों गोल कर जाते हैं आप? नहीं, नहीं, मैं और थोड़ा पेशवा अपन विषय विषय से भटक रहे हैं, नहीं, विषय से भटक रहे हैं। मैं केवल ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 मिनट में जानबूझ आपको उसका जो मुख्य प्रावधान है वो बता देता हूँ। मुख्य प्रावधान उसका जी, वो जी। है कि उसमें एक अनलॉफुल एक्टिविटी की बड़ी विशद परिभाषा दी गई है। अच्छा, ये पहला नहीं है, ये हुँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उसका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस है, उसमें ये हुँ। लिखा हुआ है कि साहब कि ये नक्सल्स और अर्बन नक्सल्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए है। तो मैं उसी और बात पे से आ उसमें रहा हूँ। जी, अनलॉफुल जी, जी। एक्टिविटी में जो प्रावधान दिए हुए हैं, जिस प्रकार के वो प्रावधान हैं, उसमें वो जो यलगार परिषद परिषद जिसने वो भीमा हुँ, हुँ, कोरेगांव वाला हुँ, किया हुँ, था, वो 100% वो बैन होने के लिए एलिजिबल है। और जो उसके हुँ, प्रावधान हैं, उसमें हमारे राज ठाकरे वाली जो सेना है ना, वो भी एलिजिबल है। हुँ। वो भी जो है तो मैं केवल इसी पे आ रहा था कि उस घटना के बाद यलगा जब इन्होंने भीमा कोरेगांव में बवाल कराया, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में दलितों में आंदोलन फैल गया। आपको याद होगा उसके बाद बम्बई में दलित संगठनों ने बंद आयोजित किया, उसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, केवल बम्बई में नहीं हुई, पूना में भी हुई, कई अन्य जिलों में हुई। तो ये हिंसा बिल्कुल प्रायोजित थी और ये हिंसा बिल्कुल उस स्तर की थी जब 1981-82 में जब कांग्रेस ने कहा कि मराठवाड़ा की जो जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो साल भर वहां पे मराठों ने आंदोलन किया, कहा इसका नाम अंबेडकर यूनिवर्सिटी हम नहीं होने देंगे। अंततः ये इस पे सहमति बनी कि नाम विस्तार होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम हुआ। ये नाम आज भी चला आ रहा है। तो दलित राजनीति की फॉल्ट लाइन जो क्रिएट की गई फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जानबूझ करके षड्यंत्र किया गया, खुराफात की गई, इसलिए ये बिल लाना आवश्यक था। मुझे तो आश्चर्य ये है कि ये बिल इतने लंबे समय बाद क्यों आ रहा है? हालांकि ये बिल तो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो चुका था पिछली सरकार में जब शिंदे सरकार थी। ये बिल दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ है सेना बीजेपी की सरकार में। तो ये बिल जो आया नहीं, है नहीं, नहीं, वो इससे इससे उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। हाँ उसी को आगे उसी को आगे बढ़ाया गया है 2024 क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, वो है जी, महाराष्ट्र जी। पब्लिक सिक्योरिटीज़ एक्ट 2024। हुँ। क्योंकि वो और जो इंट्रोडक्शन उसका जो था वो विधान परिषद में हुआ था, लैप्स नहीं हुआ वो। जी, जी, अच्छा लैप्स नहीं हुआ है। ओके, ओके, ओके। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बिल में जो कांग्रेस पार्टी को सबसे खतरनाक बात ये लग रही होगी कि अब किसी भी संगठन को राज्य सरकार को अवैध घोषित करने में आसानी होगी। पहले जो है बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, अब जो है राज्य सरकार अपने स्तर से किसी भी संगठन को अगर उसे लगता है कि ये नक्सलियों का साथ दे रहा है या फिर अर्बन नक्सल इसमें भरे पड़े हैं, तो उसको अवैध ये घोषित कर सकते हैं। और ऐसे संगठन होते किसके फायदे के लिए हैं? ये तो भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए होते हैं, पीआईएल पर पीआईएल दाखिल करने के लिए होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बयान देने के लिए होते हैं इनके लोग। तो कांग्रेस के लिए ये खतरा नजर आ रहा है और ऐसा नहीं है कि अचानक से राज्य सरकार को मन करेगा और किसी भी संगठन को जो है वो अवैध घोषित कर देगा। ये 3 पूर्व न्यायाधीशों की समिति बनाई गई है, एडवाइजरी बोर्ड है, वो पुष्टि करेगा कि हाँ, ये संगठन जो है वो अवैध होगा, उसे नोटिस मिलेगा, सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रक्रिया में तो ऐसे भी विश्वास रखती ही नहीं है और एक बार अवैध घोषित हो गया कोई संगठन, तो उसके जो सदस्य हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले जो हैं, वो भी जांच के दायरे में आएंगे और उनमें अधिकतर कांग्रेस के नेता निकलेंगे। तो यहाँ ये घाव यहाँ पे है इनका, जो अर्बन नक्सलियों के पूरे इकोसिस्टम को इन्होंने वहां पर जो तैयार किया था, वो इस एक बिल के कारण ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये बेचैन है। जी। सर मैं एक बात और कहूंगा कि राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए, जो कम्युनल वायलेंस बिल जो था यूपीए सरकार का, उसी का दूसरा स्वरूप कर्नाटक में आ रहा है, रोहित हाँ, वेमुला बिल। वो क्या है भाई? और जबकि उसको कहा गया कि दैट्स ए काइंड ऑफ रॉलेट एक्ट जो आया था ब्रिटिश जमाने में 1919 में।
कि आप किसी को भी उसमें जो है आप अंदर कर सकते हैं। रोहित वेमुला बिल बिल्कुल कम्युनल वायलेंस बिल का रेप्लिका है कि साहब जो है उसमें कोई भी छात्र जो SC ST नहीं है, OBC नहीं है, यदि उसके खिलाफ कोई FIR हो गई तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ये रोहित वेमुला बिल आ रहा है कर्नाटक में और शायद वहां भी आएगा, तेलंगाना में भी। तो और दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और ये बिल तो आना ही चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि योगी हो चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, इतनी ज्यादा षड्यंत्र हुए हैं, वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो NTCA का ऑपरेशन हो, जिस तरीके से फरवरी 20 में दिल्ली में दंगा कराया गया डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली में मौजूदगी के समय, और फरवरी और 22 में जब यूपी असेंबली का चुनाव हुआ तो हमारे योगेंद्र यादव बोले कि हमने तो पिच बढ़िया बनाई थी, अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए। यही कहा था ना आपके योगेंद्र यादव ने मार्च 2020 में, जब 2022 में जब परिणाम आए यूपी असेंबली के। तो आप बीजेपी से इलेक्टोरल बैटल में लड़ नहीं सकते, तो आप जो है विदेशी ताकतों के बल पर तमाम जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उससे मिलकर के आप षड्यंत्र करते हैं। यही आपने जो है, और अरे आप याद करिए तमिलनाडु में तूतीकोरन, जिसको तूतीकोडी कहा जाता है, वहां पे वेदांता ग्रुप की कॉपर की फैक्ट्री थी, कॉपर की जहां कॉपर प्रोडक्शन होता था। उस समय इंडिया कॉपर में आत्मनिर्भर था। आज इंडिया कॉपर में कॉपर का नेट इंपोर्टर है, और वो पूरा आंदोलन चर्च ने फाइनेंस किया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सैमसंग का प्लांट है, उसको लगातार वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने लास्ट ईयर वहां पे कई महीने हड़ताल कराई। जब चंद्रबाबू नायडू आ गए, उन्होंने कहा कि आइए आपका स्वागत है, आप अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करिए आंध्रा में, तब जाके वो आंदोलन शांत हुआ। और वो पूरा चाइना के इशारे पे पूरा खेल कम्युनिस्ट पार्टी ने खेला। तो भारत में जिस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, वो पंजाब हो, वो बिहार हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, तो आखिरकार स्टेट विल हैव टू रिस्पॉन्ड। स्टेट कब तक इसमें जो है वो मूक दर्शक बना बैठा रहेगा। और ये बड़ी सामान्य जानकारी लोगों को होनी चाहिए। स्टेट हैज द राइट टू इंडल्ज इन वायलेंस, और स्टेट की वायलेंस का मुकाबला कोई नागरिक नहीं कर सकता। अगर आप इफ यू पिक अप द गन, देन स्टेट हैज गॉट द बिगर गन। नहीं, और ऐसे ही एक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में भी है, ऐसे ही पब्लिक हाँ, सिक्योरिटी एक्ट जो है वो तेलंगाना में भी है, वो आंध्र प्रदेश में भी है, वो उड़ीसा में भी है। और हर राज्य जो है पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट बना के ही ऐसा, और तब जाकर शांत हुआ है। और इनको ये भी डर है ना कि इसमें निचली अदालतों में कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी, ये सीधे हाई कोर्ट जाना होगा, इनको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, क्योंकि ये पहले निचली अदालतों में ही टाइम पास कर लेते थे 3-4 साल, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो इनके लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, वो तो मिनटों और अरे जम्मू सेकंडों कश्मीर लगता में है। क्या ऐसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में पब्लिक हाँ सेफ्टी एक्ट बिल्कुल है। वहां तो बहुत जमाने से है। हम्म, जी। बहुत जबरदस्त है वो तो, वो बहुत बहुत ही हम्म स्ट्रिक्ट है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेन जी को, अनुपम जी, दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री